बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर अब नक्शा ही तब्दील हो चुका है। इख्तियारात अब एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर तकसीम कर दिए गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस याह्या आफरीदी, जो मैं समझता हूँ कि अपने हमारे जो हमने अदालत को कवर किया है, सुप्रीम कोर्ट को कवर किया है, मुख्तसर तरीन दौर रहा है चीफ़ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब का एज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब वो एक तरह से फ़ारिग हो चुके हैं। जस्टिस याह्या आफरीदी इज़ नो लॉन्गर दैट चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने 26 अक्टूबर को हल्फ उठाया था 30वें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर। जब उन्होंने हल्फ उठाया था, आपको याद होगा, उनके पास तमाम तर इख्तियारात मौजूद थे आइनी बेंचेस बनाने के, आइनी केसेस सुनने के। अब वो तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो उठाकर दे दिए गए हैं एक सीनियरिटी में चौथे नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब को। और हैरान कुन बात नाज़रीन ये है कि एक ऐसे जज को वो इख्तियारात दे दिए गए हैं आइनी मुकदमात सुनने के या आइनी बेंचेस कायम करने के, जिनका ताल्लुक़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से कतन नहीं है, जिनके क्रेडिट पे माज़रत के साथ कोई ऐसी जजमेंट नहीं है जो अदालती नज़ीर के तौर पर कोर्ट की जाती हो कि भाई हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर इनकी बड़ी ग्रिप है, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की है और इस बेस के ऊपर उनको ये इख्तियार अब दिया जाता है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं पूरे पाकिस्तान के, उनको डिसाइड करें और अपनी मर्ज़ी से ना सिर्फ बेंचेस तश्कील दें बल्कि अपनी मर्ज़ी से केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर भी करें। उस कमेटी को भी वो हेड करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस तश्कील देगी। और दिलचस्प बात नाज़रीन ये है कि मैं जैसा कि पहले कह चुका हूँ, जस्टिस याह्या आफरीदी साहब अब फ़ारिग हो चुके हैं। उनके नाम के साथ गो के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ज़रूर लगा रहेगा, लेकिन वैसे ओवरऑल आप देखें तो इख्तियारात की अगर हम बात करें, इख्तियारात में जस्टिस याह्या आफरीदी साहब जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब से अब बहुत पीछे रह चुके हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब नाज़रीन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के भी रुकन बन चुके हैं। उस कमेटी में उनका वोट उतनी ही अहमियत रखता है जितना चीफ़ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब का वोट अहमियत रखता है। उसके बाद वो एक ऐसी कमेटी के भी सरबराह हैं जिस कमेटी में चीफ़ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब का कोई सरोकार ही नहीं है। वो आइनी बेंचेस कायम करने वाली कमेटी है। और तीसरा, आइनी बेंच के सरबराह भी वो बन चुके हैं। और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर आप आइनी केसेस को एक साइड पर कर दें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फिर मज़ीद उसमें वो वक़्त नहीं रह जाती, या वो आप कह सकते हैं कि जो एक सुप्रीम कोर्ट हम कहते हैं, एक एपेक्स कोर्ट कहते हैं, वो फिर एपेक्स कोर्ट वाला मामला महज फ़ौजदारी और सिविल मुकदमात तक महदूद रह जाता है। गो के वो भी पब्लिक इम्पोर्टेंस के केसेस होते हैं, मगर जो आपके मुल्क को चलाने वाले केसेस हैं, मुल्क का जो अदालती आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें तब्दीली लाने वाले जो केसेस होते हैं, जिसमें आपकी नज़र आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है, जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना। अब वो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उससे जस्टिस याह्या आफरीदी साहब बिल्कुल ही साइड पर हो गए हैं। और ना सिर्फ वो उन बेंचेस में नहीं बैठेंगे बल्कि उन तमाम तर फैसलों से भी उनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। तो मैं जब ये बात कहता हूँ कि हुकूमत की जो ख्वाहिश थी एक तवील अरसा से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करने की, वो अब इनडायरेक्टली पूरी हो गई है। अब इस वक्त हम देख सकते हैं कि इस इमारत में एक नहीं बल्कि दो चीफ़ जस्टिस हैं। एक के नाम के साथ चीफ़ जस्टिस ज़रूर है मगर वो बेख्तियार है, दूसरे के नाम के साथ चीफ़ जस्टिस नहीं है मगर वो चीफ़ जस्टिस से ज़्यादा बाइख्तियार है। इससे बड़ा ड्रामा क्या होगा। आज की नाज़रीन जो वीडियो है, इसमें अगर इफ़ आई मे साउंड बायस्ड टू सम एक्सटेंट तो माज़रत ख्वाह हूँ, बट कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मेरा ओपिनियन बायस्ड है या फिर ये हक़ाइक़ हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के ऊपर हम बात करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान आपको मालूम है, जैसा कि सीनियरिटी में मैंने बात की कि चौथे नंबर पर आते हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मगर अपने से 3 सीनियर तरीन जजेस से ज़्यादा वो बाइख्तियार हो चुके हैं और उनको बाइख्तियार बनाया गया है। वो क्यों बनाया गया है उसके ऊपर कुछ बात करेंगे और उनके वो कौन से शोरा आफाक जजमेंट्स हैं, फ़ैसले हैं जिनकी बेस पर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी हुकूमत है, उसकी नज़र करम जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब पर पड़ी है। सबसे पहला हम देखते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक सदारती रेफरेंस आता है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब अपरेंटली साइड करते हैं विद जस्टिस बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब साहब और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है। उसके बाद फिर
अब वो देखें वहाँ पर भी उनका जो फ़ैसला आता है वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को प्लीज़ करता है। फिर फ़ैसला आता है जो हमें नज़र आता है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का नाम एक दफ़ा फिर पॉपअप होता है। एक मुकदमा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब सीनियर प्यूनी जज, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुनता है। वो मुकदमा होता है हाफिज़ कुरान को इजाफ़ी 20 नंबर देने का। उस बेंच में 3 जजेस साहिबान होते हैं, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद। फ़ैसला आता है 2-1 से। फ़ैसला क्या आता है कि जो केस है उसको तो एक साइड पर रख दें, जो 184(3) के केसेस हैं वो तमाम तर बेंचेस को उस पर समाअत से रोक दिया जाता है। और वो इन द लॉन्ग रन, अब आप सोच रहे होंगे मैं इस केस का क्यों हवाला दे रहा हूँ, इसका तो कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं बनता, ताल्लुक़ उसका डायरेक्टली बनता है। इन द लॉन्ग रन वो केस बेस बना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का, जो बाद अदालत सुप्रीम हुकूमत ने वापस ले लिया। मगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का जो जवाज़ असल में खड़ा हुआ, जो पैदा हुआ, वो उसी एक फ़ैसले से हुआ जिसके सिग्नेटरी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने फ़ैसला लिखा, उससे तो उन्होंने इत्तेफाक किया और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आया। जस्टिस शाहिद वहीद नाज़रीन उस वक्त जूनियर तरीन जज थे, उन्होंने इख्तिलाफ़ करने की हिम्मत की थी, जुर्रत की थी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से। और बाद अज़ां हमने देखा कि चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने एक रोज़ एक मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद वहीद साहब के उस नोट की तारीफ़ भी की थी। वो एक फ़ैसला है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का, क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा, अब मैं यहाँ पर अगर बात कर रहा हूँ तो आप कह रहे होंगे कि उस वक्त तो चीफ़ जस्टिस बंदयाल साहब थे, फिर उनके ख़िलाफ़ कैसे फ़ैसले दे दिए। वो जस्टिस बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं था, मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो फ़ैसला उस वक्त के मुक़्तदर हलकों की ख्वाहिश पर था, या उनकी ख्वाहिश पर नहीं भी हो तो कम से कम उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला था। अब वो फ़ैसला, उस फ़ैसले ने एक ग्राउंड बिल्ड किया जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को कमज़ोर करने का, क्योंकि जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को टफ़ टाइम दे रहे थे। आम इंतखाबात कराने से मुतालिक जो फ़ैसले वो दे रहे थे उसमें, और जो बेंचेस की तश्कील थी उस पर बहुत बड़ा इशू था। तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाने का एक जवाज़ फ्राहम किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ही। सुप्रीम कोर्ट के उस जवाज़ पर हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बना दिया। जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को एक तरह से फारिग ही कर दिया गया। वो अलग बात है कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने 8 जजेस को बिठाकर उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर एक स्टे ऑर्डर दे दिया, जो उनकी रिटायरमेंट तक जारी रहा। उसके बाद फिर हम देखते हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं। एक और मुकदमा आता है। अच्छा, ये मुकदमा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है नाज़रीन। ये मुकदमा है, आपको याद होगा, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ शिकायत आई थी, मियाँ दाऊद साहब लेकर आए, इसी के साथ पाकिस्तान बार कौंसिल, मुख्तलिफ़ शिकायत, एक अंबार था शिकायत का जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़। बेसिकली तो एक मुद्दा था, उसके ऊपर फिर शिकायत दर शिकायत आई। मुद्दा आपको मालूम है क्या था? सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने ओपिनियन के लिए मामला जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को भेजा। उन्होंने मौसम गर्मा की तातीलात को एक वजह बताई और उसमें अपनी ओपिनियन देर से दी। वो तब दी जब जस्टिस काजी फ़ायज़ जब चीफ़ जस्टिस बन गए। तो वो जब चीफ़ जस्टिस बन गए, ओपिनियन आ गई जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की अगेंस्ट जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, और फिर बाकायदा तौर पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई का आगाज़ हो गया। अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आपको मालूम है उस वक्त जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान थे, जस्टिस आमिर फ़ारूक थे। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब को भी मैं बाद में आता हूँ। जस्टिस जो समाअत थी ओपन कोर्ट में हुई ख्वाहिश पर या दरख्वास्त पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के, अब एक इशू बन रहा था। वो इशू ये बन रहा था कि नोटिस जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। और जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो जो आर्टिकल 209 है उसके तहत जब एक जज मुस्ताफ़ी हो जाए तो फिर उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। फिर वहाँ पर अचानक से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का नाम पॉपअप होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और थर्ड आई गेस जस्टिस मोहम्मद अली मदर थे, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। 3 रुकनी बेंच कायम होता है। उस 3 रुकनी बेंच के सामने एक टाइम बार्ड अपील जो है वो अचानक से समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। और वो अचानक से जो समाअत के लिए मुकर्रर होती है उसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में अटॉर्नी जनरल साहब पेश होते हैं, अटॉर्नी जनरल साहब ये कहते हैं कि एक अपील है
जो टाइम बार्ड तो हो गई है, मगर उसमें कुछ फैसला ऐसा दिया गया है जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से, जिस पर हम चाहते हैं कि अदालत एक दफ़ा फिर नज़रसानी करे। और वो फ़ैसला यही था कि जब एक शख्स मुस्ताफ़ी हो जाए तो फिर उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल प्रोसीड नहीं कर सकती। वो एक दरख्वास्त थी आफिया शरबानो की अगेंस्ट साकिब निसार साहब। काजी फ़ायज़ ईसा साहब वो मुकदमा फ़िक्स कर देते हैं, वो अपील जो टाइम बार्ड होती है वो फ़िक्स कर देते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के बेंच के सामने। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, ये दो चीदा नाम मैं आपके सामने बार बार ले रहा हूँ। इन दोनों ने वहाँ पर आइन को ही मैं समझता हूँ कि रीराइट कर दिया, और जो बात 209 में भी नहीं है आइन के आर्टिकल, वो वहाँ पर इंसर्ट कर दी और जवाज़ फ्राहम कर दिया डायरेक्टली जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को ओहदे से फ़ारिग करने का और उनके ख़िलाफ़ प्रोसीड करने का सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को मौका दे दिया कि भाई अगर वो मुस्ताफ़ी हो भी जाएँ तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। शो काज नोटिस कहा गया कि जब जारी हो जाए तो फिर भले ही मुस्ताफ़ी हो जाए जज, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, मगर ये समझने की ज़रूरत ज़रूर है। अब ये वो मैं समझता हूँ कि तीसरा जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब का शोरा आफाक फ़ैसला है, जिससे हम समझते हैं कि या कानूनी हल्के समझते हैं कि हमारे जो करता धरता हैं मुल्क के, उनकी नज़र करम पड़ी जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान पर, और उन्होंने देखा कि भाई ये तो जज बड़े काम के हैं, ये तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़ैसले हमारी मर्ज़ी के, हमारी ख्वाहिशात पे दे सकते हैं। और फिर वहाँ से हम समझते हैं कि उनके ऊपर काम करना शुरू हुआ होगा। और फिर हमने देखा एक और फ़ैसला होता है मखसूस नशिस्तों का। ये वो एक समझ सकते हैं आपके मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है, और उसमें जो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब का इख्तिलाफ़ी नोट है, वो बुनियाद बना जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब को आज एक डिफेक्टो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने का। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने, अब मैं आपको हिस्ट्री लेसन तो यहाँ पर नहीं दूंगा, ये वाला मामला जो है ये तो आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर मालूम है कि किस तरह 8 जजेज़ ने 12 जुलाई को एक अक्सरियती मुख्तसर फ़ैसला सुनाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का कहा, जिसके अगेंस्ट इख्तिलाफ़ किया जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने, और एक इख्तिलाफ़ी नोट जस्टिस जमाल मंदोखेल ने लेकर जिस पर दस्तखत किए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, और एक अलग से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल के नोट पर दस्तखत किए, और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपना एक हमेशा की तरह एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाई, एक मुनफरिद फ़ैसला लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान का नोट जो बाद अज़ां जारी किया गया, उस नोट में उन्होंने जो अपनी रीज़निंग है वो नहीं दी, बल्कि 8 जजेस की रीज़निंग पर क्वेश्चंस उठाए। उनकी रीज़निंग को आप कह सकते हैं कि गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को उस फैसले पर अमल दरामद ना करने का एक मशवरा भी दिया, और कहा कि ये फ़ैसला जो है नाफिजुल अमल नहीं है, इस पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए, और कंटेम्प्ट का भी कहा कि इस पर कंटेम्प्ट नहीं हो सकती जो इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा। अब सूरत हाल ये है कि वो फ़ैसला जो है, अब लोग ये समझते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब को जो आज डिफेक्टो चीफ़ जस्टिस बनाया गया है, उसने हुकूमत को या इस्टेब्लिशमेंट को एक जवाज़ फ्राहम किया कि भाई ये जज जो हैं, असल जज तो ये हैं, असल कौम की खिदमत तो ये लोग कर रहे हैं, ये दीगर जजेस साहिबान क्या बेचते हैं, इनको क्या मालूम है आइन क्या है, कानून क्या है। असल जज तो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं, जो कम अज़ कम बताते हैं, हक़ाइक़ पर मबनी फ़ैसले देते हैं, आइन और कानून पर मबनी फ़ैसले देते हैं, और वो अपने फ़ैसलों में ये भी नहीं देखते कि वो जिस पर तनकीद कर रहे हैं, जिसको गैर आइनी कह रहे हैं, वो उसी सुप्रीम कोर्ट का एक अक्सरियती फ़ैसला है और आपकी राय महज अक़लियती है। मगर यहाँ पर आपको मालूम है कि अक्सर औक़ात जो अक़लियती फ़ैसले हैं उनको फिर जवाज़ बनाकर अक्सरियती फ़ैसलों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और आज आप हालत देख लें, आज हम नवंबर में बात कर रहे हैं, आज 6 नवंबर है, 12 जुलाई को दिया जाने वाला फ़ैसला आज भी उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, और उसकी सबसे बड़ी वजह जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का भी वो नोट किसी मुआवजे से कम नहीं है, जो उन्होंने उसी रोज़ जारी किया जिस दिन पार्लिमानी कमेटी ने 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करना था, और जैसे ही उस कमेटी का इजलास शुरू होने को था, 15 से 20 मिनट पहले जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का वो नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जगमगाना शुरू कर देता है, जिसमें वो भी जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब की रीज़निंग को ज़रा मज़ीद रिफ़ाइंड अंदाज़ में
उस पार्लिमानी कमेटी के सामने रखते हैं और ये जवाज़ फराहम करते हैं कि क्यों कर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस बनने के अहल नहीं हैं, और फिर ज़राए बताते हैं कि उस पार्लिमानी कमेटी में वो नोट भी डिस्कस होता है। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वो नोट जो है उसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ़ जस्टिस ना बनाने में। वो सीक्वेंस मैंने आपके सामने रखा है, और आप अगर मेरी इस राय को बायस्ड कहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। आज सुबह मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं हसन अयूब साहब, रावी के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उस ट्वीट को उन्होंने बेसिकली कोट किया था एक पुराने ट्वीट को जिसमें वो ये कह रहे थे, और वो ये तब कह रहे थे जब जुडिशल कमीशन भी कायम नहीं हुआ था, कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याही आफरीदी और आइनी बेंच का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान। मैंने उसके ऊपर एक बात लिखी, मैंने कहा कि देखें, आज हम जब ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन ने जो कल फ़ैसला किया है, दरअसल ये फ़ैसला जुडिशल कमीशन की असर नौ तश्कील से कबल ही कर लिया गया था। 26वीं आइनी तरमीम पास होने से कबल ही ये फ़ैसला हो गया था कि चीफ़ जस्टिस बना दिया जाएगा जस्टिस याही आफरीदी साहब को, और आइनी बेंच का सरबराह बना दिया जाएगा जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को। मगर जब हम ये बात कहते हैं तो हमें कहा जाता है कि हम बाइस्ड हैं, हमें कहा जाता है कि हम एजेंडा बेस्ड जर्नलिज़म कर रहे हैं। अगर हम एजेंडा बेस्ड जर्नलिज़म कर रहे हैं तो वो लोग कहाँ हैं जो एक तवील अरसा से ये कह रहे थे, जब 26वीं आइनी तरमीम नहीं हुई थी, जब जुडिशल कमीशन कायम नहीं हुआ था, कि जस्टिस याही आफरीदी चीफ़ जस्टिस होंगे, मंसूर अली शाह साहब चीफ़ जस्टिस नहीं होंगे। असल बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? मैंने जो फ़ैसले आपके सामने रखे हैं वो बहुत सी वजूहात मैं आपको बता रहा हूँ, उनका जो आप कह सकते हैं तरीक़ाकार है एज़ जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का, वो तो उससे वाज़े होता है। मगर जो असल आप कह सकते हैं चीज़ें हीट हुई हैं, वो बेसिकली हुई हैं मखसूस नशस्तों वाले फ़ैसले से, जहाँ पर ये फ़ैसला हो गया कि भाई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को तो अफोर्ड नहीं किया जा सकता। मेरी बहरहाल इसमें एक और भी ओपिनियन है। मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अभी यहाँ पर जिस जगह मैं खड़ा वीडियो कर रहा हूँ, मेरे साथ 2 से 3 वकला खड़े थे, हमारी उनसे गुफ्तगू चल रही थी, और वो वकला हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, जो हुकूमत के करीब हैं, जो अपोजिशन से कतन ताल्लुक़ नहीं रखते, PTI को नापसंद करते हैं। उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो वो ये समझते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हमने ज़ाया कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते तो रिफॉर्म्स होती, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम बेहतर होता। एक फायरवॉल की मैं समझता हूँ ये सब बातें अपनी जगह दुरुस्त होंगी, मगर मैं समझता हूँ कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की एक तकरीर है जो लाहौर में उन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में की थी, वो तकरीर बेसिकली बहुत से लोगों को हज़म नहीं हुई। उस तकरीर में उन्होंने क्या बात की थी? एज़ सीनियर प्यूनी जज और एज़ फ्यूचर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त वो थे, वो ये कह रहे थे कि हम अदालती मामलात में किसी भी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम एक फायरवॉल बिल्ड करेंगे ताकि कोई भी अदालती मामलात में मुदाखलत करने की जुर्रत ना कर सके। और फिर एक जुमला बड़ा मशहूर था जो हुआ भी था कि एक छोटी सी बात है, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती। शायद ये वो बात है जो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है। और इमरान वसीम साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। जी इमरान वसीम साहब, क्या देख रहे हैं? सर मैं देख रहा था क्या झूठ बोल रहे हैं आप, मैं बस सुनना चाह रहा था। अच्छा आपने नाज़रीन वो ये कह रहे हैं कि मैं ये देखना चाह रहा था कि मैं आपके सामने क्या झूठ पेश कर रहा हूँ। तो नाज़रीन ये फैक्ट्स थे जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, अब देखते हैं, हम तो अब यही देख रहे हैं कि एज़ डिफेक्टो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने अपना काम शुरू करना है। और जो आइनी बेंचेस हैं, वो आइनी बेंच पहला तो बन चुका है, 7 रुकनी आइनी बेंच। अब उसमें आगे क्या होगा ये भी बड़ी दिलचस्प बात होगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये आइनी बेंच बनने से पहले ही टूट भी जाएगा, क्योंकि इसकी एक वजह है, जो आइनी बेंच है उसमें शामिल जजेस साहिबान को अगर हम देख लें, आइनी बेंच को हेड ऑब्वियसली जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कर रहे हैं। उस बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी हैं, उस बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं। अब पहले तो चले मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ। आप एक चीज़ देख लें कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के जो करीब तरीन, जो उनके 3 मस्केटियर्स जिनको हम कहते हैं थे, वो थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान। भले ही वो जूनियर हैं या सीनियर हैं, मगर अब वो तीनों ही अव्वल तो उस आइनी बेंच का भी हिस्सा हैं। उन 3 में से 2 जुडिशल कमीशन के भी मेंबर हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। और उन 3 में से 2
उस कमेटी के भी मेंबर हैं जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल, जो आइनी बेंचेस तश्कील देगी या मुकदमात मुकर्रर करेगी, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का भी हिस्सा हैं, जिन्हें जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की ही ख्वाहिश पर पहले भी बनाया गया था। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, उनकी लेगेसी जो है वो लग रहा यही है कि अब आगे भी जारी रहेगी। जो दूसरा इंटरेस्टिंग मैं बात आपसे बेंच टूटने की कर रहा था, वो ये कर रहा था, और ये कंजम्पशन की बेस पर लोग कह रहे हैं कि जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी हैं, ये उन 8 जजेज़ में शामिल हैं जिन्होंने 12 जुलाई का फ़ैसला दिया था, जिसमें PTI को मखसूस नशिस्तें दी थी, और ये वो फ़ैसला है जिसके अगेंस्ट जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने अपना इख्तिलाफ़ी नोट लिखा था। और उस फैसले के ऊपर अपनी तफसीली फ़ैसले में इन 3 जजेज़ ने भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब के उस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया था, उस इख्तिलाफ़ी नोट को, और बड़ी सख्त बातें उस फैसले में की गई थी। बहुत से लोग तो ये भी समझ रहे थे कि हो सकता है इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू कर दे इन जजेस के ख़िलाफ़, और अब भी बहुत से लोग तवक्को करते हैं। बहरहाल जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कर छोड़ा है, उसके बाद तो अब उनसे कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना फ़ीडबैक दे दीजिएगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।